सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स लवर। दिस इज प्रदीप बोरा फ्रॉम एनआईटी वारंगल। आज हम लोग सेमीकंडक्टर क्विक रिकैप करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक्स कवर करेंगे क्वेश्चंस ऑन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। ये जो हमारा टॉपिक है जेईई मेंस ने इस पे बस 2019 या फिर 2019 से पहले जब एनटीए नहीं आया था तभी यहाँ से क्वेश्चन आते थे। 2020 और 2021 में यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आए। फिर भी हम अगस्त के अटेम्प्ट के लिए इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। जितने भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन थे हम इस टॉपिक के लगाएंगे। मोबिलिटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, या फिर क्वेश्चन ऑन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दूसरा आता है सेमीकंडक्टर डायोड। ये लगातार 3 साल से एनटीए, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड हो गया, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम, तो ये पिछले 3 साल से एनटीए तो दे ही रहा है। उसके साथ साथ में जब हमारा मेंस ऑफलाइन होता था तब भी क्वेश्चन हमारे आते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीना डायोड के ऊपर हर पेपर में एक दो सवाल जीना डायोड के दिख रहे हैं, हर शिफ्ट के अंदर दिख रहे हैं। और ये एनटीए का तो फेवरेट टॉपिक बन चुका है भैया। जीना डायोड कर लो, 4 मार्क्स गारंटीड सवाल मिल जाएंगे। सोलर सेल एलईडी फोटोडायोड, ये ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी है 40% की एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। सोलर सेल एलईडी और फोटोडायोड में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो बहुत कम आने की चांसेस है, बट जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके ग्राफ है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। चौथा आता है हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी 2019 और 2020 में एनटीए ने बहुत पूछा था, बट 2021 में इस साल ट्रांजिस्टर के सवाल बहुत कम ही देखने को मिले हैं। बट फिर भी हम अगस्त के अटेम्प्ट के लिए ट्रांजिस्टर को भी कवर करते हुए चलेंगे। पांचवा हमारा लॉजिक गेट भैया। कुछ भी हो, ऑफलाइन था एनटी के 2019, 20, 21, इन तीनों सालों में लॉजिक गेट्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आया ही था लॉजिक गेट्स का, हर शिफ्ट के अंदर आया था। अभी अगस्त वाली शिफ्ट में भी आएगा, अभी हमारी फरवरी वाली शिफ्ट में भी आया था, मार्च वाली शिफ्ट में भी आया था, और ये हमारी जुलाई वाली शिफ्ट में भी आया था। 2019 और 20 के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहाँ भी लॉजिक गेट्स अच्छे से आया था। तो अगर इन सारे टॉपिक्स में से अगर मैं आपको बोलूँ कि क्वेश्चंस गारंटीड आना है तो आपको करना है लॉजिक गेट और आपको करना है जीना डायोड। यहाँ से हमारा क्वेश्चन गारंटीड आना ही आना है। बाकी जो तो हमारे 3 टॉपिक है, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर एंड मोबिलिटी और कंडक्टिविटी, सवाल यहाँ से आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, बट हम इनको इग्नोर नहीं करेंगे, यहाँ से भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये लोग मोबिलिटी और ये कंडक्टिविटी वाले क्वेश्चन करेंगे। कैसे करते कैसे, तो पहला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमको मालूम ही था, क्वेश्चन में स्टेटमेंट के थ्रू दे भी दिया। अगर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 10⁻19 मीटर क्यूब इनवर्स दे रखी है और उसकी मोबिलिटी दे रखी है, तो आपको बोला है कि रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर निकालने को पूछा है। अब अगर आप बाई चांस अगर आप मेंस में एग्जाम देते हो और आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो आपको अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक याद है ना, तो इस प्रॉब्लम को आप अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला ये तो आपको पता है, I इज इक्वल्स टू एन ए इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे ये एन जो हमारा है ना, ये चार्ज डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की। और हमको एक चीज़ और मालूम है कि I को हम लिख सकते हैं V/R, और V को हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, V को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, यानी कि L, जो भी लेंथ बोल लो उसको, इंटू R। और रेजिस्टेंस हमको मालूम है, ऑलरेडी पता क्या होता है, रो एल बाय ए। अब ये रो एल बाय में कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्वेश्चन में हमको रेजिस्टिविटी पूछा है तो रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, रो एल बाय ए। और ये बाकी चीज़ों को मैं कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो क्वेश्चन में हमको आई दे रखा है, ना तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ रिलेशन दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो क्वेश्चन में गिवन चीज़ें दे रखी है उसी के टर्म में हम लोग रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल पाएँ। तो ये हो गया ई इंटू एल, यहाँ से एक एल से एक एल कैंसिल, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ गई ई ए बाई रो। हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो आई की वैल्यू आ गई ई ए बाई रो इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। अब एक ए से एक कैंसिल हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या होगा, ई रो तो उधर लेगा क्योंकि रो तो निकालना है, अपॉन एन इंटू ई वी डी, ये आ गया हमारा रो। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा रेशियो होता है वो होता है मोबिलिटी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये जो रेशियो है ना, ये मोबिलिटी, और मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये आ गया 1/n e म्यू। अब कितना आसान है, क्वेश्चन में क्या एन दे रखा है, हाँ
n क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻19 मीटर क्यूब इनवर्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐसा यूनिट में हम लोग पुट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। म्यू मोबिलिटी दे रखी है, हाँ 1.6 मीटर स्क्वायर पर वोल सेकेंड। अब सारी ऐसे यूनिट में दे रखी ना तो कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सारी वैल्यूज अगर आप डालोगे तो आपका रो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.4 ओम मीटर। अगर क्वेश्चन में आपको कंडक्टिविटी निकालने का बोलता तो इसका आंसर तो ऐसे डी आ गया। अगर कंडक्टिविटी निकालने का बोलता तो क्वेश्चन में कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा। तो ध्यान रखना हमेशा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है हमारा NE म्यू। अब इस क्वेश्चन में तो इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन कंसीडर करा है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते तो उसकी टोटल कंडक्टिविटी हो जाती N1 म्यू1। आप मान लीजिए N1 म्यू1 अपना इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी है एंड उसका डेंसिटी है, और N2 U2 हमारे होल्स के इंटू E, चार्ज तो दोनों का कॉमन रहेगा। तो ये हमारा टोटल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपसे कंडक्टिविटी पूछी जाती तो आप ये फॉर्मूला लगाते, अगर होल्स भी दे रखे होते तो भी आप निकाल सकते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच एट रूम टेम्परेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बट स्मॉल इन कार्बन। अब ये तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एनसीईआरटी का सवाल है। क्या पूछा है, कार्बन है, एक सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में किस में रहते हैं। अब कार्बन जो हमारा रहता है ना, इसको एक्सेप्शन बोलो क्या, कार्बन का जो साइज रहता है ना, एटॉमिक साइज, वो बहुत छोटा होता है। इसके छोटे एटॉमिक साइज के कारण इसके अंदर नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कंडक्शन बैंड में, वो नहीं आ पाते हैं। तो इस कारण ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कार्बन नहीं कर पाता है। बट जो हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है, इसको हम ईजी बोलते हैं। जनरली क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे जो हमको एनर्जी अवेलेबल होती है KT, ये उसके बराबर रहता है। तो इनका कार्बन कंपैरिजन में इनका साइज तो बड़ा रहता ही है, साथ साथ में जो एनर्जी गैप रहता है ना, वो रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी हमको अवेलेबल रहती है KT, इनका जो एनर्जी गैप उसके बराबर होता है। तो पहला रीजन था जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ज़्यादा रहते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट रहते हैं। और दूसरा जो गैप रहता है ना, वो एनर्जी गैप वो KT के इक्विवेलेंट रहता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा या तो ज़्यादा, ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि ज़्यादा आसानी से ऊपर पहुंच जाएगा, हम ऐसा बोलेंगे कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में सेमीकंडक्टर आता है, इसलिए इसका ईजी KT के इक्विवेलेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, यहाँ पर जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो सिग्निफिकेंट है, बट कार्बन में इतनी नहीं। कार्बन में हमको बहुत एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बट सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे नहीं है। जनरली नॉर्मल थर्मल एनर्जी रहती है, वो हमारे KT के ही प्रोपोर्शनल रहती है। और इसको थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट में बताता हूँ आपको। अगर आपसे इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जो हमारा एनर्जी गैप रहता है ना, वो KT से बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हमारे बहुत कम रह पाते हैं। और वहीं कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में जो ये गैप है ना, आप बोल दीजिए ये बहुत कम रहता है जो अवेलेबल थर्मल एनर्जी। इसलिए कंडक्टर में क्या होता है, बहुत सारे मतलब बहुत सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो ये मेन रीज़न होता है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड हमारा सेमीकंडक्टर में। बट क्वेश्चन तो हमको ये नहीं पूछा था, मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। अगर आपको एग्जाम में है तो आप ये लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बट स्मॉल इन सी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, मैं मार्क कर देता हूँ। दूसरे बाकी के ऑप्शन में ऑब्वियसली गलत ही होंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंट इन कार्बन, ये बिल्कुल गलत है। तीनों में बराबर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिग्निफिकेंट ऑल 3, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर है ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला। एनर्जी बैंड गैप, ये हमारा क्वेश्चन 2002 में आया था। एनर्जी बैंड गैप इज मैक्सिमम। अभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट मैं आपके बेसिक्स क्लियर कर दूं इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया है। सबसे ज़्यादा अभी हाल मैंने पिछले स्लाइड पे आपको बताया था, सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप आपका इंसुलेटर में होता है। इंसुलेटर में जो हमारा EG होता है ना, वो मच ग्रेटर देन KT, मतलब 100 टाइम्स 50-70 टाइम्स KT से ज़्यादा रहता है। तो एट रूम टेम्परेचर पे एनर्जी अवेलेबल नहीं रहती है। और सबसे कम गैप होता है हमारा कंडक्टर्स में, इसलिए हमारे सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है इंसुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ वाला। एट एब्सोल्यूट जीरो सिलिकॉन एक्ट्स एंड नॉन मेटल इंसुलेटर। अब सिलिकॉन एक्ट एज अ इंसुलेटर। अब जनरली जो हमारा सिलिकॉन है ना, वो सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करता है, बट कब, जब उसके पास जो एनर्जी गैप है ना, उसके पास रूम टेम्परेचर पे एनर्जी KT अवेलेबल हो। बट अब यहाँ पर क्या पूछा है,
एब्सोल्यूट जीरो मतलब T इक्वल टू अगर 0 केल्विन अगर हम टेम्परेचर ले रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास अब KT भी अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास जो एनर्जी गैप है ना, उससे कम हमारे पास एनर्जी अवेलेबल, मतलब ऑलमोस्ट जीरो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है। अगर एनर्जी अवेलेबल ही नहीं है तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। अगर कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते तो सेमीकंडक्टर की तरह हमारा सिलिकॉन इस बार काम करेगा भी नहीं। बट एज रूम टेम्परेचर सिलिकॉन हमारा एक्ट करता है सेमीकंडक्टर की तरह। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर में हमारे पास एक KT एनर्जी अवेलेबल होती है, KT। तो आंसर होगा हमारा सी। नॉन मेटल तो नहीं होगा, मेटल तो होता ही नहीं है, और इंसुलेटर हमारा आंसर कंफर्म होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर व्हेन डोपिंग लेवल इज इंक्रीज, हमारे कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला हमारा 4th क्वेश्चन था। थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5th क्वेश्चन है। ओके, 5th। अब पूछा मैं कोई एक्सट्रिंग सेमीकंडक्टर है, तो अगर उसमें डोपिंग लेवल इंक्रीज कर दी तो ये फर्मी लेवल ऑफ P और N टाइप ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अब ऑनेस्टली कहूँ तो ये सवाल तो NTA में आना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये NCERT से दूर दूर तक बिलोंग नहीं करता है, और इसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता होना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर फ्यूचर में पॉसिबल हुआ तो NTA में क्वेश्चन आ सकता है। वैसे क्वेश्चन 25 फरवरी को आया था इसी साल हमारे शिफ्ट 2 में। फर्मी लेवल क्या होता है? फर्मी लेवल होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन की जिस पॉइंट पर हमारे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आधी पाई जाती है, जिस एनर्जी लेवल पर, हम उसको फर्मी लेवल कहते हैं। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से डिफाइंड है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाया, उसका ये हो गया हमारा ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। तो जो हमारा फर्मी लेवल है ना, फर्मी लेवल यानी होता है कि फर्मी लेवल, मान लीजिए इनके बीच का एनर्जी गैप है Eg। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इस बिल्कुल एनर्जी गैप के बीचों बीच वाला जो लेवल होता है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये लॉ है, मतलब ये मुझे भी नहीं मालूम इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बट ये ऐसा लॉ है, आपको पता होना चाहिए कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Eg/2 लेवल नीचे से इलेक्ट्रॉन की पाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अब हमारा बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर आपकी डोपिंग का लेवल इंक्रीज हो गया है तो एन टाइप और पी टाइप में क्या होगा? अब एन टाइप में क्या होता है जनरली, एन टाइप में हमारे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होल से ज़्यादा आती है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन होल से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आधी पाने की संभावना का जो पॉइंट है वो Eg से ऊपर ही लाया करेगा ना, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन होल से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर ये लेवल कहीं होना चाहिए। और अगर हम P टाइप की बात करें तो P टाइप में हमारे होल ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन से होल ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, क्या टोटल इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी के कारण ये जो प्रोबेबिलिटी 1/2 ये डिक्रीज होकर नीचे वाले लेवल पे चली जाएगी। तो इसका आंसर क्या था हमारा, जो एन टाइप है उसका लेवल राइज करेगा, और जो हमारा पी टाइप है उसका लेवल हमारा डाउनवर्ड जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, फर्मी लेवल ऑफ पी एंड एन टाइप विल नॉट बी अफेक्टेड। ये तो नहीं हो सकता, होगा बिल्कुल। फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड एंड फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड। हाँ, ये सही लग रहा है। अब बाकी ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब 6th वाले की तरफ चलते हैं। अब हमारे जितने भी जो हमारे बेसिक सवाल थे ना, मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। बहुत कम प्रोबेबिलिटी वहाँ से क्वेश्चन आए, बट आपको गो थ्रू कर लेना चाहिए ये कंडक्टिविटी, मोबिलिटी वाले फॉर्मूले पे, रेजिस्टिविटी वाले फॉर्मूलेज पे, और हमारे बेसिक एन टाइप पी टाइप जो हमारे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं उनको आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है कि NTA पूछ ले। अब हम डायोड वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि ये भी बहुत पूछे जाते हैं। क्या बोला है कि एक 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पर XY में, कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे वाइट कॉमन हो रहा है मेरा, ठीक है। क्या पूछा है, फाइंड द करंट सप्लाई बाय द बैटरी इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द X। अब जाहिर सी बात है, आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ छोटा सा यहाँ पे डायोड का। क्या होता है, जब भी हमारा डायोड है, इसको PN जंक्शन बोलते हैं, ये वाली साइड होती है P और ये वाली N। तो ये फॉरवर्ड बायस में कब होता है, ये फॉरवर्ड बायस में तब होता है जब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो P टाइप, और ये जो N वाला है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। अगर ऐसा होता है तो हमारा जो PN जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होता है। अब फॉरवर्ड बायस में होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह एक 0 पॉइंट, जनरली हम लोग सिलिकॉन डायोड लेते हैं। सिलिकॉन डायोड का जो डिप्लीशन लेयर पोटेंशियल होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। बहुत सारे क्वेश्चन में वो लोग लेते ही नहीं है, इसको 0 मान लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि उन लोगों ने 0 लेने का बोला है कि 0.7 लेने को बोला है। जर्मेनियम का होता है 1.1, तो आपका ऐसा सर्किट हो जाता है फाइनली। और अगर ये रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में ये जो P टाइप है ये नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, और ये जो
एन टाइप है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, जो हमारा बैरियर पोटेंशियल है ना वो इतना बढ़ जाता है और हमारा डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ती जाती है, तो सर्किट में कोई करंट फ्लो होता ही नहीं है। मतलब आपको ऐसा मानना है कि यहाँ पे कोई वायर था ही नहीं, ऐसा होता है। करंट माइक्रो एम्पेयर्स के फॉर्म में होता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और इसको एम्प्टी मान लेते हैं। मतलब जहाँ पर अगर ये रिवर्स बायस में अगर ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड रहता है तो इसको हटा के हम लोग एम्प्टी कर देते हैं। ये एम्प्टी हो गया, मतलब यहाँ पर करंट तो जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर अगर आप एक बैटरी कनेक्ट करेंगे ऐसी, तो आप देख सकते हैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है पी टाइप से, तो मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायस और ये हो गया रिवर्स बायस। अगर ये रिवर्स बायस है तो ये पूरी की पूरी ब्रांच गायब भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं, बहुत माइक्रो एम्पेयर से जाएगा, उसको अपन इग्नोर कर देंगे। तो सर्किट कितना आसानी से बन गया। अब यहाँ पर हम किरचॉफ लॉ घूमेंगे इस बड़ी वाले सर्किट में, तो यहाँ नीचे से घूमे +5 वोल्ट, इसका हम लोग ले लेते हैं -0.7 वोल्ट। अब पता कैसे लगा -0.7 लेंगे, क्योंकि आप ऑप्शन देख रहे हो ना 0.86 0.43, तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने पक्का बैरियर पोटेंशियल को लिया है। तो 5 - 0.6, मान लीजिए करंट यहाँ पर I फ्लो हो रहा है, तो -10I = 0। तो ये कितना हो गया 4.3/10I, तो ये I हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ गया 4.3 एम्पेयर्स। तो इसका आंसर होगा C। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7th वाला। अब क्या दे रखा है इस सर्किट में, बिल्कुल सेम सवाल है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। ये पेपर भी सेम टू सेम अपना 26 फरवरी को शिफ्ट 1 में आ गया था। ये पूरा ब्रांच गायब हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस है। रिवर्स बायस में क्या होगा, ये पूरा माइक्रो एम्पेयर्स फ्लो होगा, माइक्रो एम्पेयर्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो ये ब्रांच पूरी गायब हो जाएगी। तो हमारा सिर्फ करंट ऐसा फ्लो होगा I। तो इस पूरी बड़ी वाली ब्रांच में हम क्या करते हैं, लूप लॉ घूम जाते हैं, तो 6 - 0.7 कंसिडर कर लो। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में इसका बैरियर पोटेंशियल को ना देते हुए क्वेश्चन में आपको दे दिया इसका रेजिस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंट आपको दे रखा है 50 ओम, वो भी चलेगा। अगर पोटेंशियल दे रखा है तो पोटेंशियल ले लो, अगर रेजिस्टेंट आगे से दे रखा है तो रेजिस्टेंस को ले लो। तो -50I, ये होगा -130I, ये होगा -120I, ये करंट सेम ऐसे नीचे आ जाएगा, I = 0। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 250, 250 + 50 300, तो 6/300, ये हो गया हमारा I। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, मिली एम्पेयर्स में पूछा है ना, तो 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 20 × 10⁻³ अब मिली एम्पेयर्स में पूछा है ना, तो आंसर हो जाएगा I = 20 मिली एम्पेयर्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर 20, इस वाले का आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 7। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चेंज कर लेते हैं हमारा कलर। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन 8 है। जर्मेन सेम क्वेश्चन है, इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड दे रखे हैं हमारे, और जर्मेनियम का है हमारा 0.3 वोल्ट और इसका है हमारा 0.7 वोल्ट। एंड इफ द फॉलोइंग फिगर इज जर्मेनियम डायोड इज रिवर्स। अब उसने बोला है कि ये दो डायोड लगे हुए हैं, अगर अगले केस में हम क्या करते हैं कि जर्मेनियम डायोड को रिवर्स कर दें, तो ये जो V0 है ना, ये पोटेंशियल ये कैसे चेंज होगा। अब मान लीजिए इसको 0, ये अर्थ ये 0 है, ये 0 है, ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब ये दोनों फॉरवर्ड बायस में है ना, अब कंफ्यूजन होगा करंट यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा। करंट वहीं जाता है जहाँ रेजिस्टेंट कम हो, जहाँ रेजिस्टेंट कम होगा वहाँ पे पोटेंशियल भी कम होगा। पोटेंशियल ड्रॉप वहीं ज़्यादा होगा जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आप देख लीजिए करंट यहाँ पर जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा। तो आप एक तो इक्वेशन लिख दो पहले, जब हमने जर्मेनियम डायोड को रिवर्स नहीं करा था ना, तो करंट ऐसे जाएगा, ऊपर से जाएगा और यहाँ पहुँचेगा। तो 12 - 0.3 वोल्ट = V0। यहाँ से यहाँ चलेंगे ना, यहाँ 12, यहाँ से रिड्यूस हुआ 12 - 0.3, 12 - 0.3, यहाँ भी 12 - 0.3 और यहाँ भी 12 - 0.3, तो यहाँ V0 आ गया हमारा 11.7। चलिए, अगर हमने जर्मेनियम डायोड को रिवर्स कर दिया, इसका मतलब अभी जर्मेनियम डायोड रिवर्स बायस में आएगा। अब रिवर्स बायस में आपको मालूम है कि बहुत रेजिस्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस में एक तो करंट माइक्रो एम्पेयर्स में होता है, किसकी वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंट बहुत होता है। तो अब हमारा करंट चुपचाप से नीचे से जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन लेंगे 12, इसका हो जाएगा 0.7 और यहाँ से आएंगे तो हम ये हो जाएगा V0। तो 12 - 0.7 कितना हो गया हमारा, 12 - 0.7 हो गया 11.3। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आपका आ रहा है कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा उसका 0.4 वोल्ट। वेरी सिंपल।
9th। आप देख रहे हो एनटीए हर बार सेम क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी चेंज नहीं करता है, हर बार आपको वही करना है। 2 डायोड देगा ज़्यादा से ज़्यादा, 3 तो मुश्किल से दे देगा, 2 में से एक फॉरवर्ड होगा, एक रिवर्स हो जाएगा और एक ब्रांच गायब हो जाएगी। बस आपको एक लूप लॉ लिखना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे या तो करंट पूछेगा या तो एक अननोन रेजिस्टेंस पूछ लेगा। अब इस क्वेश्चन में भी वही करा है। ये देखो, ये तो रिवर्स बायस में हो गया, तो ये तो उड़ गया पूरा। अब इस पूरे में हम लोग लिख लेते लूप लॉ, तो 6 माइनस D1 को आप लिख लो। अब इसमें कुछ चीज़ और दे रखी है, 50 ओम दे रखा है, तो अब यहाँ पे हम पोटेंशियल नहीं लिखेंगे, रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो 50I माइनस 150I माइनस 100I इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हुआ, ये हो गया 200, ये हो गया 300, तो 6/300 इक्वल्स टू I। अब आप क्वेश्चन में हमको एम्पेयर्स में आंसर निकालना है ना, तो ये हो गया 2 और ये 0.02, तो आपका आंसर हो जाएगा C। तो 9th का आंसर आएगा हमारा C। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन फिगर अब ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया एनटीए ने। अब ये भी कितना आसान है। अब देखो, ये डायोड है, फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट है कि रिवर्स बायस में। ये फॉरवर्ड बायस में है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये क्या करेंगे, इसको हम ले 0.7 मान लेंगे। क्यों 0.7 मानो, या फिर इसको एक लीन वायर मान लो, या तो आप इसका पोटेंशियल मानो या तो 0.7 मान लो। दोनों केस में आप कुछ भी करो, आपको बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा, क्योंकि 30 वोल्ट बहुत ज़्यादा है 0.7 के कंपैरिजन में। तो मैं इसको एक लीन वायर ही मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं है। तो क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल में, तो 10-10 का पैरेलल में कितना हो गया 5 किलो ओम, 5 और 10 का पैरेलल सीरीज में कितना हो गया 15 किलो ओम। और तो हमारा नेट V इक्वल्स टू IR लगाएंगे, तो V कितना आ गया हमारा, V तो है 30, I निकालना है, और R कितना हो गया 15 किलो ओम। किलो ओम कन्वर्ट करेंगे 10⁻3, तो हमारा I आ गया कितना 2 × 10⁻³ एम्पेयर। तो I आ गया हमारा 2 मिली एम्पेयर। अब उसने पूछा क्या सवाल में, पूछा कि AB में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। AB में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मतलब, AB में रेजिस्टेंट है, अगर आप AB में अगर आप करंट की वैल्यू निकाल लो, तो I को R से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब ये I तो पूरे सर्किट में है ना, ये I टोटल I है, ये I ऐसे फ्लो हो रहा है। अब ये I आगे जाके इन दोनों में डिवाइड भी तो हो रहा है। अब ये रेजिस्टेंट इक्विवेलेंट है, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो हमारा करंट है वो आधा आधा बटेगा। मतलब यहाँ पर भी 1 मिली एम्पेयर जाएगा और यहाँ पर भी 1 मिली एम्पेयर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कितना 10 × 1, तो ये हो गया 10 वोल्ट। ये मिलियम होगा 10⁻³ किलो ओम होगा 10⁻3, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 वोल्ट। आगे एक और सर्किट का आपको सवाल पूछा है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि अगेन ये आपकी बैटरी है, ये पॉजिटिव वोल्ट इससे कनेक्टेड है, मतलब ये एन टाइप से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, मतलब ये तो रिवर्स बायस में हो गया, मतलब ये पूरी ब्रांच उड़ गई। ये जो हमारा पी टाइप है ये हमारा कनेक्टेड है नेगेटिव से, मतलब ये वाला भी उड़ गया। अब तो सवाल बहुत ही आसान, अब तो दोनों डायोड ही एनटीए ने उड़ा दिए। तो अब क्या होगा, हमारा करंट ऐसे आएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे यहाँ आएगा और ये ऐसे निकल जाएगा। अब सारे रेजिस्टेंट हमारे सीरीज में देखो 5 + 10 15 20 30, तो हमारा टोटल रेजिस्टेंट कितना हो गया 30 ओम। तो टोटल पोटेंशियल 9 = 30, ये हो गया टोटल हमारा करंट। शायद हमसे करंट, हाँ करंट ही पूछा है, तो ये आ गया हमारा 0.3 एम्पेयर। तो ये तो हो गया हमारा I। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, तो इसका आंसर आ गया 0.3 एम्पेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब जीना डायोड वालों सवाल पे आते हैं। अब जीना डायोड पे बहुत एनटीए ने सवाल पूछे हैं। मेरी बात मानो तो जीना डायोड के सवाल की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। जीना डायोड के सवाल एनटीए के हर पेपर में फिक्स है, आना ही आना है। अब ये जैसे कि 2019 में अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में आया था 10 तारीख को। अब जीना डायोड का आपको बेसिकली ज़्यादा कॉन्सेप्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझो कि जो जीना डायोड है ना हमारा, वो हमारा रिवर्स बायस में ही काम करता है। फॉरवर्ड बायस में काम करेगा ना तो वो नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करने लग जाए। जैसे कि यहाँ देखो, ये हमारा N है और ये हमारा P है, तो N पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये रिवर्स बायस में काम करेगा। तो जीना डायोड हमारा रिवर्स बायस में पता है क्या काम करता है, आपको ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ मैं। क्या होता है कि जब आप रिवर्स बायस पोटेंशियल लगाते हो, जैसे कि आप ये पोटेंशियल अगर आप इस 0 से बढ़ाते जाओगे तो इनिशियली क्या होगा, करंट धीरे 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 माइक्रो एम्पेयर्स में इंक्रीज होगा, माइक्रो एम्पेयर वाले लेवल में। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर आप
एक्सेसिवली अगर ये पोटेंशियल रिवर्स बायस पोटेंशियल अगर बढ़ा दिया होगा ना, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये अब्रप्टली ये इंक्रीज होगा, उसी कांस्टेंट वोल्टेज पे ये करंट इतनी जल्दी बढ़ेगा। तो ज़ीनर डायोड का काम होता है कि जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज इसको बोलते हैं, इस ब्रेकडाउन वोल्टेज पर हमारा ज़ीनर डायोड बहुत तेज़ी से करंट को चेंज करता है और हमारे पोटेंशियल को कांस्टेंट रखता है। तो ज़ीनर डायोड का आपको एक ही काम है, वोल्टेज रेगुलेशन करना। जिस भी ब्रांच पे आपने ज़ीनर डायोड को लगाया, उस ब्रांच में ज़ीनर डायोड का काम है कि जितना ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर क्वेश्चन में दे रखा, उतना ब्रेकडाउन वोल्टेज उस ब्रांच में वो मेंटेन करके रखेगा। अब इसमें क्वेश्चन वो क्या दे रखा है, फिगर रिप्रेजेंट अ वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग अ ज़ीनर डायोड, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ज़ीनर डायोड इज 6 वोल्ट। तो क्वेश्चन में दे दिया कि 6 वोल्ट ज़ीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसका मतलब हमको जो रिवर्स बायस में जो बैटरी है ना, वो एटलीस्ट 6 वोल्ट की तो लगानी पड़ेगी। अगर वो 6 वोल्ट की नहीं लगाई ना, तो हमारा ज़ीनर डायोड काम नहीं कर पाएगा रिवर्स बायस में, वो कहीं इधर काम करेगा और यहाँ पर करंट अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो 0 होगा। तो अगर ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस में काम करवाना है तो उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से जो हमारा बैटरी का वोल्टेज है वो ज़्यादा होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में, या फिर रिवर्स बायस में। ठीक है, तो अब हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इसका 6 वोल्ट हमको दे रखा है ज़ीनर ब्रेकडाउन, और लोड रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 4 किलो ओम। अच्छी बात है भैया। RI भी दे रखा है 1 किलो ओम। और क्या दे रखा है, बैटरी वोल्टेज अगर हमारा वेरी कर रहा है 8 वोल्ट से 16 वोल्ट, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता दो आप ज़ीनर डायोड की। अब अभी तक जितने भी एनटीए ने क्वेश्चन दिए ना, मुझे सबसे ठीक ठाक क्वेश्चन यही लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा मैक्सिमम मिनिमम पूछा तो जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, एक बार 8 वोल्ट बैटरी का VB ले लो और एक बार 16 वोल्ट की बैटरी ले लो, और दोनों में आप फाइनली क्या करो, आप लोग ज़ीनर डायोड की करंट की वैल्यू निकालो। जिसमें मैक्सिमम आ रहा होगा वो मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम आ रहा होगा वो ऑब्वियसली बात है मिनिमम होगा। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, पहले हम बैटरी को 8 वोल्ट देते हैं। चलो, हमको मालूम नहीं कि 8 वोल्ट पर मैक्सिमम आएगा कि 8 वोल्ट पर मिनिमम आएगा, अभी इतना थ्योरी पे घुसने की जरूरत नहीं है, आप बस 8 वोल्ट लेके देखो। तो फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि ये VB हमने इसको 8 वोल्ट लिया, ठीक है। तो अब ये ज़ीनर डायोड है, ये 8 वोल्ट 6 से ज़्यादा है, मतलब ये ज़ीनर डायोड है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज में है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा है इसका बैटरी ज़ीनर डायोड से। तो ये ज़ीनर डायोड है हमारा, ये रिवर्स बायस में काम करेगा, मतलब इस पूरी ब्रांच में ये ज़ीनर डायोड है 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा। बात कंफर्म, यहाँ 6 वोल्ट का मेंटेन करके रखेगा, इसका मतलब यहाँ पर भी 6 वोल्ट का मेंटेन करके रखेगा। अच्छा, यहाँ पर 6 वोल्ट है, अब यहाँ पर रेजिस्टेंट भी है, तो क्या आप करंट निकाल सकते हो क्या? हाँ, V = IR से V/R, तो V 6 हमारा आ गया बाई 4, और किलो है ना, इसको ऊपर पहुँचा दो 10⁻⁻3, तो ये आ गया कितना 3/2 × 10⁻⁻3, तो ये आ गया 1.5 मिली एम्पेयर। तो भैया यहाँ पर इस ब्रांच में करंट है 1.5 मिली एम्पेयर, इतनी बात तो कंफर्म है। चलिए, अगर यहाँ पर 8 वोल्ट की बैटरी है, इस लूप को अगर आप देखो, यहाँ पर ज़ीनर ब्रेकडाउन 6 वोल्ट है, तो आपको किरचॉफ लूप लॉ KVL से पता है कि टोटल वोल्टेज का जो हमारा सम है वो 0 होना चाहिए। लूप लॉ में 0 होता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चल के उसी पॉइंट पे वापस आओ। तो अगर ये 8 है, ये 6 है, तो ये 2 होना चाहिए भैया। तो बात खत्म, ये 2 है। अब क्या ये करंट आप निकाल सकते हो क्या? हाँ, V/R, यहाँ V कितना है 2, तो 2/R। अब ये 10⁻³ ऊपर पहुँचा तो 10⁻³ तो यहाँ करंट आ गया 2 एम्पेयर। तो भैया यहाँ करंट 2 मिली एम्पेयर आ रहा है, यहाँ 1.5 मिली एम्पेयर निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ ज़ीनर के पास 0.5 मिली एम्पेयर पहुँच रहा है। तो चलो, एक करंट की वैल्यू आ गई 0.5 मिली एम्पेयर। अब क्या करो, बैटरी को 16 वोल्ट लो। अब कितना आसान है ना सवाल। अब बैटरी को आप क्या करो, 16 वोल्ट ले लो। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये रिवर्स बायस में काम करेंगे। अब 2 कंडीशन आती है, अगर हमारा ये V इनपुट है, अगर ये 0 से बड़ा हुआ और 4 से कम के बीच में हुआ, तो ये दोनों ज़ीनर डायोड है ना, ये दोनों काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट, मतलब ये छोटे वाले को काम करने के लिए जिसका 4 वोल्ट ब्रेकडाउन है, एटलीस्ट ये V इनका 4 के बराबर होना चाहिए। अगर 4 के बराबर नहीं हुआ तो ये दोनों काम नहीं करेंगे, मतलब इनके अक्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा ऐसे। तो ये ब्रांच चली आएगी, ये ब्रांच चली आएगी, मतलब इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, जितना हमारा V in होगा। कहाँ? जब V in 0 से 4 के बीच में होगा, तो हमारा आउटपुट V0 0 से 4 के बीच में क्या होगा, लीनियरली वैरी करेगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भैया ये लीनियरली वैरी करेगा। अब जब हमारा VN 4 से बढ़ेगा, 4 से बढ़ेगा
और 6 के बीच में आएगा, तब क्या होगा, तब ये जीना डायोड काम करने लग जाएगा। बट ये वाला तो अभी भी काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अभी भी हमारा वोल्टेज 6 से कम है, तो ये ब्रांच हमारी ब्रेक होगी। बट इस बार हमारी ये ब्रांच ब्रेक नहीं होगी। अब ये वाला जीना डायोड क्या करेगा, ये वाला जीना डायोड करेगा अब क्या होगा हमारा, ये वाला जीना डायोड 4 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके देगा। स्टिल जो हमारा जो वीन है ना, वो अभी भी यहाँ पर वीन हमारा मेंटेन्ड है। सपोज कर लीजिए 4 और 6 के बीच में हमारा वीन हुआ 5, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, तो यहाँ जीना डायोड के बीच में होगा 4 और यहाँ पर होगा 1। सपोज कर लीजिए हमारा वीन होगा 4.5, तो ये तो 4 फिक्स रहेगा और जो आधा है ना वो यहाँ चले आएगा। तो मतलब अभी भी जो हमारा वी नॉट है ना, वो वीन के बराबर ही होगा। कब? जब 4 से 6 के बीच में। बट इस बार कुछ उसका स्लोप बदल जाएगा, तो इसके बाद से इसका स्लोप कुछ बदल जाएगा ऐसा। अब जब हमारा वीन जो हमारा होगा, जब ये वीन 6 से ज़्यादा हो जाएगा और ये इन्फिनिटी के बीच में होगा, तो क्या होगा हमारा, 6 से जब ज़्यादा होगा ना, तो तब दोनों जीरो वोल्टेज काम करने लग जाएंगे। अब ये वाला जीरो वोल्टेज भी एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अब हमेशा 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। ये जीरो डायोड का काम है। मतलब यहाँ पर भी आउटपुट में भी 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो इसके बाद ये कांस्टेंट 6 वोल्ट का हो जाएगा। यहाँ पर ये था 4, तो हमारा ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13, ये फोटो डायोड के ऊपर क्वेश्चन है, सोलर सेल के ऊपर क्वेश्चन है। जब भी अगर मान लेगा एंटीरियर सोलर सेल, फोटो डायोड एंड एलईडी के ऊपर क्वेश्चन दिया ना, मोस्टली वो ग्राफ के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर वो HC बाय लैम्डा वाला सवाल दे देंगे कि लैम्डा दे रखा है तो HC बाय लैम्डा से एनर्जी निकालने को पूछेंगे। अभी इन लोगों ने ग्राफ का सवाल दिया है, ये 2016 में सवाल आया था। आपको पहचाना है ग्राफ किसका है? अब देखो ये वाला ग्राफ किसका है, ये तो देखो फॉरवर्ड बायस में कोई जंक्शन काम कर रहा है, तो ये वाला तो सिंपल डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये अगर सिलिकॉन हुआ तो ये 0.7 उसका थ्रेशोल्ड हो जाएगा। अब ये ग्राफ आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहाँ पर आपको ये ब्रेकडाउन वोल्टेज भी दे रखा है। इसका मतलब ये पक्का जीना डायोड है। जीना डायोड में क्या होता है ना कि शुरुआत में करंट बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करता है, बट एक ब्रेकडाउन वोल्टेज पर क्या होता है, करंट एब्रप्टली चेंज होता है एट सेम पोटेंशियल। इसका मतलब ये तो जीनर का होगा, ये कोई सिंपल डायोड होगा। ये ग्राफ तो रटा हुआ है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि सोलर सेल होती है हमारी, जो हमारा सोलर सेल होती है उसके अंदर जो हमारा वी और आई का रिलेशन कुछ ऐसा कर्व फॉर्म में होता है। तो ये वाला तो हो गया भैया सोलर सेल का। अब कौन से ऑप्शन मैच कर रहे हैं, मतलब पहला वाला तो हमारा सिंपल डायोड है, दूसरा जीना डायोड है, तीसरा सोलर सेल है, तो इसके लिए ए वाला ऑप्शन ही जम रहा है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ये भी आपको मालूम है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होते जाएगा, तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। 14th वाले पे आते हैं। 14th वाले में क्या पूछा है, स्टेटमेंट 1 और 2 पूछा हुआ है, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज टू फंक्शन एज ट्रांजिस्टर सिंपली बाय कनेक्टिंग टू डायोड बैक टू बैक विच एक्ट एज अ बेस टर्मिनल। नहीं, ट्रांजिस्टर में आप बैक टू बैक ट्रांजिस्टर में जो एमीटर, बेस और जो कलेक्टर होता है उसमें आपको डोपिंग का बड़ा ही ध्यान रखना है। क्या? क्योंकि एमीटर का जो डोपिंग लेवल होता है वो बहुत ही हाईली डोप्ड रहता है बट उसका मॉडरेट साइड रहता है, बट कलेक्टर में वो मॉडरेटली डोप्ड रहता है बट उसका साइज एमीटर से ज़्यादा होता है। और जो हमारा बेस रहता है उसका साइज़ भी छोटा रहता है और उसमें जो हमारी डोपिंग रहती है वो भी बहुत कम रहती है। तो हम लोग उसे बैक टू बैक लगाएंगे ना तो ट्रांजिस्टर की तरह काम नहीं करेगा, हमको डोपिंग लेवल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन द स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इंडिकेट्स द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बीटा जो हमारा आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बीटा अगर एसी होता तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा IC बाई डेल्टा IB, और बीटा DC जिसको बोलते हैं करंट गेन। बीटा को जो हम करंट गेन बोलते हैं तो बीटा DC होता है हमारा IC अपॉन IB। तो स्टेटमेंट 2 तो सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 15th वाले की तरफ चलते हैं। जीना डायोड के ऊपर एक और सवाल आया है, 24 फरवरी को आया था शिफ्ट 2 में। जीना ब्रेकडाउन अकर इन PN जंक्शन हैविंग PN बोथ। अब जीना ब्रेकडाउन जिस भी PN जंक्शन में होता है ना वो बहुत ही हैविली डोप्ड होना चाहिए। अब इसका कारण क्यों? जितना हैविली डोप हमारा PN जंक्शन होगा उतना हमारा, जब हम लोग रिवर्स बायस में हम लोग बैटरी लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारा रिकॉम्बिनेशन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का हो पाएगा। और वो जितना नैरो हमारा ये होगा ना PN जंक्शन, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कैसे? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना E/D, तो जितना नैरो मतलब जितना कम D हमारा होगा, हमको उतना पहली बात हमको पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लगाना है क्योंकि हमको रिवर्स बायस में काम करवाना है। दूसरी बात D बहुत कम है हमारे पास,
तो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जितना नैरो होगा उतनी खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो उतना ज़्यादा मदद करेगी वो डिप्लीशन लेयर को थिक करने में। तो हमारा क्या होना चाहिए, तो हैवीली डोप्ड होना चाहिए और दूसरा नैरो डिप्लीशन लेयर होना चाहिए। तो इसका बी आंसर है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 14। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन बहुत सिंपल सा जीना डायोड का अगेन एक और सवाल दे रखा है। अब ये जीना डायोड आपको देखना है कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 5 वोल्ट है। अब ये नेगेटिव है ना, ये पी से कनेक्टेड है और ये पॉजिटिव, ये जो एन टाइप है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये जीनर डायोड ये रिवर्स बायस में है। अब ये जीना डायोड थ्रेशोल्ड को पार कर रहा है कि नहीं, जो इसका जीना ब्रेकडाउन वोल्टेज है। इसका जीना ब्रेकडाउन वोल्टेज तो 5 वोल्ट दे रखा है और बैटरी हमने 10 की लगा रखी है, मतलब श्योरली जीना डायोड काम करेगा मतलब ये 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा। कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब पूछा क्या, करंट फ्लोइंग 2 किलो ओम, तो डायरेक्टली हमसे करंट पूछ लिया 2 किलो ओम पे। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, हमारे पास रजिस्टर है, तो हम करंट तो ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो 5/2 इंटू 10⁻3, तो हो गया 5/2, तो हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। मिली एम्पेयर से पूछा तो 2.5 मिली एम्पेयर। अब पूछा 10⁻⁴ में, तो ये तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴ एम्पेयर। तो आंसर इसका हो जाएगा 25। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 थे, इसका आंसर है 25। अगला क्वेश्चन अगेन सेम टाइप का एंटी बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। इसमें जीना डायोड का हमको दे रखा है ब्रेकडाउन 30 वोल्ट, करंट पासिंग थ्रू द डायोड फॉर द फॉलोइंग सर्किट इज। अब मैं पूछा कि ये वाला करंट कैसे निकालना। अभी प्रीवियसली हम लोग सेम क्वेश्चन कर चुके हैं जीना डायोड के ऊपर, इसमें हमको जीना डायोड को करंट निकालना था। सेम तरीके से होगा, 90 वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये जीना डायोड ब्रेकडाउन में है। ब्रेकडाउन में मतलब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट 30 ही रहेगा। ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, क्योंकि पैरेलल में ये 30 वोल्ट है। तो यहाँ पर हमारा करंट कितना होगा, 30/5 6 मिली एम्पेयर्स, करेक्ट। अब ये 30 वोल्ट है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 हो जाएगा, करेक्ट। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 60/4 कितना हुआ, 15। तो ये हो गया हमारा 15 मिली एम्पेयर्स। यहाँ 15 मिली एम्पेयर का करंट है, यहाँ 6 मिली एम्पेयर का, तो यहाँ पर भैया हो गया 9 मिली एम्पेयर। तो सीधा ओरली आप उसको कर सकते हो, उसका आंसर आ गया 9 मिली एम्पेयर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा 17th एंड ये अगला क्वेश्चन हमारा है 18 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द जीना डायोड निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में करंट ना पूछते हुए उन लोगों ने पावर डिसिपेशन पूछ लिया। पावर क्या होता है, P = VI। अभी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन करा है, अभी वो लोग I पूछ रहे थे। अब क्या करो, जो जीना ब्रेकडाउन वोल्टेज उसमें V का मल्टीप्लाई कर दो तो वही आ जाएगा हमारे पास, पावर डिसिपेशन आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही, मतलब रट गया है तो आपको भी रट जाना चाहिए। इसको कैसे करते हैं, यहाँ भी 15 रहेगा, ये वोल्टेज 15 रहेगा क्योंकि 22 15 से बड़ा है इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से, मतलब ये ब्रेकडाउन में रहेगा। ये वोल्टेज भी 15 रहेगा, ये वोल्टेज 15 है, इसका मतलब यहाँ पर करंट कितना होना चाहिए, V/R। करंट कितना है यहाँ पर, करंट यहाँ पर होना चाहिए 15/90, मतलब यहाँ पर करंट कितना है 1/6 एम्पेयर। इधर करंट आ गया 1/6 एम्पेयर। अच्छा ये 22 है, ये 15 है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज हो गया 7। यहाँ पर वोल्टेज 7 है तो यहाँ पर करंट कितना हो गया 7/35, यानी कि 1/5। अच्छा यहाँ 1/5 है, यहाँ 1/6 है, तो यहाँ पर कितना चले गया 1/5 - 1/6, तो ये हो गया 1/30 एम्पेयर। अब पूछे हमसे पावर, तो पावर होता है V × I, तो I 1/30 और V तो हो गया 15, तो ये आ गया हमारे पास 0.5। अब tan इनवर्स में पूछा है तो आंसर आ गया हमारा 5 × 10⁻⁻1 वाट। तो आंसर हमारा x वैल्यू आ गई 5। तो ये हो गया हमारा 18th वाला क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन करते हैं 19th वाला। सेम क्वेश्चन अभी भी 19th वाला है, ये अगेन जुलाई 20 में पूछा गया था शिफ्ट 1 में। सेम, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, करना क्या है, करंट थ्रू जीना डायोड निकालना है। फटाफट करते हैं। यहाँ 50 वोल्ट का है तो यहाँ भी 50 वोल्ट होगा, ठीक है। यहाँ 50 है तो यहाँ करंट कितना होगा 50/2000। इसको मिली एम्प से कन्वर्ट करें तो 25 मिली एम्पेयर का करंट भैया यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर तो करंट हो गया 25 मिली एम्पेयर। अच्छा I1 निकालना हो तो ये 50 वोल्ट है, ये 100 वोल्ट की बैटरी, मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 50 वोल्ट। तो यहाँ पर करंट कितना आ गया भैया 50/1000, तो यहाँ पर आ गया 50 मिली एम्पेयर करंट आ गया। इधर 50 मिली एम्पेयर का करंट है, इधर 25 का है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 25 मिली एम्पेयर का सवा, तो ये होगा 25 मिली एम्पेयर। तो आंसर है हमारा 4। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो चलिए गाइस, अब हम क्या करते हैं, पार्ट 2 में हम लोग जो हमारे बाकी के जो हमारे रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है, जो कि हमारा ट्रांजिस्टर है, हमारा लॉजिक गेट्स है, पार्ट 2 में हम लोग बाकी के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करा है, क्योंकि हमारी अगस्त की एग्ज़ाम बड़ी ही नज़दीक है और एनटीए में इतने कॉन्सेप्चुअल सवाल भी नहीं आते हैं कि आपको बहुत इन डिटेल थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ज़ीना डायोड के जितने भी सवाल आए, एक्चुअली जितने भी क्वेश्चन एनटीए दे रही है, मतलब सारे सेम फॉर्मेट की दे रही है। ज़ीना डायोड में मैक्सिमम उन्होंने ये पूछा कि करंट बता दो, सिर्फ एक क्वेश्चन आया जिसमें उन लोगों ने पूछा है कि ज़ीना डायोड का आप पावर डिसिपेशन बता दो, और सबका करने का तरीका भी सेम है। राइट वाले में सब करंट निकालो, लेफ्ट वाले करंट निकालो, लेफ्ट में से राइट का करंट माइनस करो तो आपका ज़ीनर का करंट आ जाएगा। अभी तक हमने 3 से लेकर 4 सवाल में अभी तक यही करा। तो इस वीडियो में आज हमने क्या करा, हमने बेसिक्स क्वेश्चन करे, सेमीकंडक्टर के थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जाने, दूसरा हमने पीएन जंक्शन के सवाल करे, और तीसरे हमने ज़ीना डायोड के। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। और पार्ट 2 में जल्दी लेकर आ रहा हूँ। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो थैंक यू सो मच गाइस।